बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सजल। उम्मीद करती हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। बेसिकली ये क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को इंटरनेशनल सीड ट्रेटी भी कहते हैं। इसका मेन एम है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, यानी दुनिया में फ़ूड की सप्लाई को बरकरार रखना। यहाँ पे इसके कुछ एम दिए हुए हैं। एम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसका एम है कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व और सस्टेनेबल यूज़ करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी क्रॉप और सीड मिल सके। और इसका दूसरा एम ये है कि फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, जो भी बेनिफिट उन जेनेटिक रिसोर्सेज से मिलती हैं सबको बराबर मिले। और तीसरा इसका एम है कि फार्मर राइट को प्रोटेक्ट करना, जिसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज की प्रोटेक्शन और बेनिफिट का फेयर हिस्सा मिलना, और नेशनल लेवल पर डिसीजन मेकिंग में फार्मर का रोल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कि नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज वो इम्पोर्टेंट सीड प्लांट या वैरायटी होती हैं जिनसे हमारी फूड सप्लाई और एग्रीकल्चर चलती है। ये रिसोर्सेज फार्मिंग को स्ट्रॉन्ग, डाइवर्स और क्लाइमेट रेजिस्टेंस बनाती हैं। इसलिए नेशनल स्ट्रेटजी का फोकस ये होता है कि इन इम्पोर्टेंट प्लांट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, इनको फ्यूचर के लिए सेव रखना, और एक क्लियर नेशनल विजन, गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करना ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉसिबल हो। नेशनल स्ट्रैटेजी का ये मेन पर्पज़ होता है कि हर कंट्री अपने प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से मैनेज और प्रोटेक्ट करे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि कंट्री की एफिशिएंसी इम्प्रूव करना, ताकि वो ट्रीटी के लिए गुड अचीव कर सके, गोल अचीव कर सके और इंटरनेशनल ऑब्जेक्शन भी पूरे हों। एक क्लियर नेशनल फ्रेमवर्क बनाना, यानी एक प्रॉपर प्लान जिसमें एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का गोल मैच करते हों। और थर्ड इसका पॉइंट है कि प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर करना, ताकि पता चले कि कौन से एक्टिविटीज़ कब कंप्लीट होती हैं। और फोर्थ इसका पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना, डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर मिलकर काम करें, रिसोर्सेज शेयर करें ताकि ये डुप्लीकेशन ना हो। और फाइव इसका पॉइंट है कि पार्टनरशिप डेवलप करना, यानी रिसर्च सेंटर, फार्मर और इंस्टीट्यूट मिलकर काम करें। और सिक्स पॉइंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्लोबल रिपोर्टिंग आसान बनाना, ताकि वो इंटरनेशनल इनिशिएटिव और एग्रीमेंट के साथ स्मूथली वर्क कर सकें। नेक्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जेनेटिक डाइवर्सिटी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बैकबोन है। इसके दो मेन फ़ायदे हैं। इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि डिफरेंट क्रॉप और जेनेटिकली डाइवर्स वैरायटी रिस्क को कम करते हैं, यानी अगर एक क्रॉप फेल हो जाती है तो दूसरी बच सकती है, प्रोडक्शन स्टेबल रहता है। और दूसरा इसका है कि न्यू वैरायटी ब्रीड करना। जेनेटिक डाइवर्सिटी से साइंटिस्ट नए, स्ट्रॉन्ग और क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप बना सकते हैं। कंट्रीज़ ने कंसर्न शो किया है कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म वैरायटी ज़्यादा यूज़ हो रही है, जो रिस्की है। इससे फार्मिंग वीक हो सकती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रॉप को स्ट्रॉन्ग बनाती है और डिजीज़, वेदर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। अगर एक वैरायटी डिजीज़ से इफ़ेक्ट हो जाए तो दूसरी रेजिस्टेंट वैरायटी क्रॉप फेलियर को रोक लेती है, यानी डाइवर्सिटी फार्मिंग को स्टेबल और सेफ बना देती है। न्यू क्रॉप वैराइटीज़ का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट कैसे होता है। डाइवर्स जेनेटिक मटेरियल से साइंटिस्ट न्यू, स्ट्रॉन्ग और हाई यील्डिंग वैरायटी बना सकती हैं। पेस्टिस और डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स कम लगती हैं और इन्वायरमेंट भी सेफ होता है। ऐसी वैरायटी जो वाटर और नाइट्रोजन एफिशिएंटली यूज़ करती हैं, रिसोर्सेज को बचाती हैं और प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इसलिए न्यू वैरायटी बनाते रहना ज़रूरी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ब्रीडर को एक फुल पाइपलाइन प्रोवाइड करती है, जिससे न्यू वैरायटी बनती रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज एंड PGRFA। इकोसिस्टम सिर्फ फूड ही नहीं देते बल्कि एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज की 4 मेन कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली इसकी कैटेगरी है प्रोविजनल सर्विसेज। फूड, सीड, प्लांट और जेनेटिक मटेरियल जैसी चीज़ें इकोसिस्टम से मिलती हैं, बेहतर फूड और क्रॉप बनाने का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और सेकंड है रेगुलेटिंग सर्विसेज।
रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या होता है कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, जैसे कार्बन को कंट्रोल करना और इरोजन सॉइल से रोकना। और थर्ड है कल्चरल सर्विसेज। ट्रेडिशनल क्रॉप एक मुल्क की पहचान और टूरिज़्म और कल्चर का हिस्सा बनती हैं। और फोर्थ है कि स्पोर्टिंग सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि सॉइल फॉर्मेशन और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जैसे काम में मदद देता है, जो बाकी सारी सर्विसेज की बेस होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है PGRFA एंड फूड सिक्योरिटी। ये क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब है हर इंसान को सेफ रखना, सेहतमंद और इनफ फूड का मिलना। फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी, सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई, और थर्ड है एक्सेस, और फोर्थ है यूटिलाइजेशन। PGRFA इन पिलर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ज़्यादा और बेहतर फूड प्रोडक्शन पॉसिबल होती है। रूरल और अर्बन दोनों कम्युनिटीज़ को न्यूट्रिशन फूड मिलता है। फार्मर की इनकम इम्प्रूव होती है, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होता है। आखिर में ज़रूरत यह है कि PGRFA की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जाए और इंस्टीट्यूशन मिलकर इस फील्ड को सपोर्ट करें। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेटेड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। डोमेस्टिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाइल्ड प्लांट को इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता बेहतर क्रॉप में बदल दिया, वो भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट ह्यूमन एक दूसरे के मुताबिक इवॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तान का लैंड एरिया 79.61 मिलियन हेक्टेयर है और ये साउथ एशिया के वेस्टर्न साइड में पर लोकेटेड है। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट भी मौजूद हैं। पाकिस्तान 3 मेजर डाइवर्सिटी के सेंटर के करीब है: चाइना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया, जिस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा प्लांट डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे मुल्क में रहीस, राइस, मिलेट, गेहूँ, कॉटन, है। फर्स्ट है सीरियल। सीरियल क्या होता है कि सीरियल पाकिस्तान का मेजर फ्रूट व हीट है जो 8 मिलियन हेक्टेयर पर ग्रो होता है। ज़्यादातर लोगों में इम्प्रूव्ड वैरायटी यूज़ होती हैं, लेकिन बलूचिस्तान और नॉर्दर्न माउंटेन में अभी तक लोकल लैंड रेस मिलती हैं। और नेक्स्ट है फूड लेग्यूम। फूड लेग्यूम क्या होता है कि पाकिस्तान में पल्सेस का एरिया 1.48 मिलियन हेक्टेयर है। ये क्रॉप्स प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। इंपॉर्टेंट लेग्यूम ये हैं: चिकपी, मूंग बीन, मैश बीन, पिजन पी, काउ पी और कॉमन पी। ये सब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट जीन पूल हैं। नेक्स्ट है ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स क्या होते हैं कि ऑयल सीड में पाकिस्तान के मेन क्रॉप हैं रेप एंड मस्टर्ड, सीसम, लाइन सीड। कुछ क्रॉप जैसे कि सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंडनट बाद में इंट्रोड्यूस हुई। लोकल ऑयल सीड क्रॉप में जेनेटिक डाइवर्सिटी रखती हैं, शेप, साइज़ और टॉलरेंस स्ट्रेस के हिसाब से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है कि पाकिस्तान में फ्रूट की बहुत सी वैरायटी मिलती हैं, जैसे कि मैंगो, गावा, सिट्रस, बनाना, एप्पल, पीच, प्लम्प, ग्रेप्स और एप्रिकॉट, और नट्स जैसे आलमंड और वालनट। इन फ्रूट में साइज़, शेप, कलर और मेच्योरिटी टाइम इक्वलिटी बहुत डाइवर्सिटी होती है। ये डाइवर्सिटी इंसानी सिलेक्शन के ज़रिए हज़ारों सालों में डेवलप हुई। और नेक्स्ट है पोमी फ्रूट डाइवर्सिटी। पोमी फ्रूट डाइवर्सिटी क्या होती है कि पाकिस्तान के कुछ रीजन में माइनर पोमी फ्रूट मिलते हैं, जैसे कि पायरस पैशिया एप्पल और कुछ वाइल्ड स्पीशीज़। डोमेस्टिक एप्पल मीडियम साइज़ का होता है और मोस्टली फ्रेश फ्रूट, जूस और मेडिसिन यूज़ के लिए वैल्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट है ट्री नट्स। यानी ट्री नट्स क्या होते हैं कि वालनट और आलमंड पाकिस्तान के माउंटेन एरिया में उगाए जाते हैं। ये लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रीज़ ड्रॉट एरिया में सर्वाइव कर लेती हैं, इसलिए फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए वैल्यूएबल हैं। यहाँ पर हम कुछ कॉमन वाइल्ड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रिकली अकेशिया, यानी जिसे हम कीकर भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये एशिया में पाकिस्तान और इंडिया तक बहुत पाया जाता है। ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसका गम चेस्ट और थ्रोट प्रॉब्लम में यूज़ होता है। इसके पोर्स जिसे हम इसके फल भी कहते हैं, ये कैटल के चारे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और लीव्स यंग शूट मिल्क प्रोडक्शन में मदद करती है।
इसका नेक्स्ट है कोरल ट्री, यानी कि कोरल ट्री क्या होते हैं कि इसके ब्राइट रेड फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। फाल में लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं और विंटर में ब्रांचेस बेयर लगती हैं। इसके सीड पोड्स शेल जैसे होते हैं और पॉइजनस बहुत होते हैं अगर खा लिए जाएं तो। और इसके ट्रंक और ब्रांचेस को हम टाइगर कुला का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देवदार सीडर क्या होते हैं। ये पाकिस्तान का नेशनल ट्री है। ये माउंटेन एरिया में होता है और 10,000 फीट तक ग्रो करता है। कुछ ट्रीज 200 साल से ज़्यादा पुराने भी हैं। इसके ग्रीन निडल और ड्रॉपिंग ब्रांचेस इसे गार्डनिंग में बहुत पॉपुलर बनाती हैं। नेक्स्ट है शीशम ट्री, यानी कि शीशम ट्री क्या होते हैं। शीशम को इंडियन रोज़वुड भी कहते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान में सब हिमालय एरिया में उगता है। इसके लीव्स कंपाउंड होते हैं और पिंक वाइट फ्लावर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैलोट्रोपिस प्रोकैरा। ये पहले ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए इस्तेमाल होता था, बट आजकल इसका इस्तेमाल कम होता है क्योंकि ये पॉइजनस प्लांट है। ये एक श्रब है जिसके वैक्सी लीव्स और मिल्की सैप होता है। ये पुअर सॉइल में भी ग्रो कर लेता है। इसका मिल्की सैप ह्यूमन और लाइफ स्टॉक के लिए हार्मफुल होता है। यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। और अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।